नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। हम कर रहे हैं 2025 की तैयारी। 2025 में बाजार क्या चाल दिखाएगा, क्या पैसा बनाने का मौका है, या फिर अभी जिस तरीके का माहौल है मार्केट पे और नर्वसनेस देखने को मिल रही है ये और गिरा सकती है गिरावट। इस पे बात करने के लिए और आपके पोर्टफोलियो में बेहतर रिटर्न्स कैसे मिलेंगे इसको बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज जी। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। सर, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी राजीव सर और आपके पूरे दर्शकों को भी नए साल की शुभकामनाएं। ये साल उनके लिए सबसे बेहतरीन रहे और आपके लिए भी यही कामना करता हूँ। सर, लेकिन 2024 जाते जाते बाजार बहुत ज्यादा तनाव दे गया है। 2025 से आपकी क्या उम्मीद है? रजत सर, मेरी उम्मीदें 2025 एक लेसर इवेंटफुल ईयर रहेगा। 2024 काफी इवेंटफुल रहा है और मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स जैसे आपने सही फरमाया, सितंबर एंड में 27 सितंबर को अप्रोक्सीमेटली निफ्टी ने पीक बनाया था 26,200 का। और हम उससे आंकड़ों से उन आंकड़ों से 8-10% कम है। आई थिंक ऑफ कोर्स मार्केट्स 2025 में बेहतर लेवल्स से जा रही हैं। दैट मीन 2025 के लिए भी थोड़ी बहुत रिटर्न बचा के रखी है। अच्छी बात है। ताकि एक उम्मीद बनी रहती है दुनिया में। अगर पीक पे जाते हैं तो डर लगता है कि भाई नेगेटिव साल ना आ जाए। सो आई एम टू कम बैक टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन, मेरी ये उम्मीद है कि 12 से 13% निफ्टी पे कमाना वाजबी होगा 2025 के लिए। हम मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स के बैरोमीटर्स चेक करते हैं। तो हम थोड़े से नेगेटिव देख रहे हैं, बट 80-90% ऑफ ऑल दोज पैरामीटर्स आर पास पॉजिटिव, सो अच्छा, लेकिन रीजनेबली ये जो अपबीट। रिटर्न्स है सर, ये क्या एफआईएस को नहीं कमाने हैं इंडियन मार्केट में, या फिर सिर्फ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को कमाने हैं? एफआईएस तो खरीद ही नहीं रहे। जी देखिए रजत सर, क्या है ना, हमारी उम्मीदें एफआईआई से बेचारों से गलत है। आप ये देखें, उन्होंने 900 बिलियन डॉलर डाले हैं। हम हमेशा कहते हैं कि यार रीअलाइनमेंट करना बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है इन्वेस्टर के लिए। मैं अपने आप का पोर्टफोलियो रीअलाइन करता हूं। जब इक्विटी ज्यादा करती है परफॉर्म तो थोड़ा सा बेच के डेट खरीदता हूं। अगर मिड कैप थोड़ा ज्यादा बेहतर करता है तो मिड कैप थोड़े से बेच बेच के लार्ज कैप में जाते हैं। इसको कहते हैं रीअलाइनमेंट। अगर इंडिया इतना बेहतरीन करेगा तो जाहिर सी बात है कि एफआईआई भी अपना 1-2% पैसा इंडिया से हटा के चाइना में डालेगा। उसको रीबैलेंसिंग कहते हैं। अगर फॉरेनर रीबैलेंसिंग करे तो हम उसको कोसते हैं। और हम खुद ही अपने लोगों को कहते हैं भाई रीबैलेंसिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये गलत उम्मीद मेरे हिसाब से एफआईआई से है। सेकंड पॉइंट, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको कहना चाहूंगा रजत सर, और इसकी चर्चा बहुत कम हुई है, दुखद बात है। एफआईआई ने स्मॉल कैप स्टॉक्स जो 250 स्टॉक्स हैं उसमें से 168 स्टॉक, जो कि 2/3 से भी ज्यादा होते हैं, उनमें 2024 में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड किए। और 38 स्टॉक ऐसे हैं एफआईआई ने जो डबल कर दिए शेयर। माना कि एफआईआई ने ओवरऑल बेचना किया है और स्मॉल कैप में खरीदी भी की है। ये दिख नहीं रहा है बड़े आंकड़ों में, ये छुप गए हैं ये आंकड़े। ये हाईलाइट करना मेरे हिसाब से नए वर्ष के लिए काफी जरूरी है। सो एफआईआईज हैव डन देयर रोल इन 2024 फॉर इंडियन इक्विटीज। पर मेजर चैलेंजेस क्या होंगे स्टॉक मार्केट के लिए? अभी तो बहुत बड़े बड़े ट्रिगर्स हैं, बजट आने वाला है, तिमाही नतीजे आने वाले हैं। सबसे ज्यादा आपको चुनौतीपूर्ण चीज क्या लगती है जो इक्विटी मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है? देखिए, जैसे एक कन्वेंशनल, मतलब ये आंसर काफी कन्वेंशनल लगेगा, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। एंड दूसरा जो इतना पॉपुलर नहीं है, चाइनीज रेगुलेटरी चेंजेस। वो एक बहुत स्पोरैडिक चीज है जिंदगी में। आप देख लें, 2026 में उन्होंने अपनी 2015 में अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया था। तब मार्केट हर इंडिया भी ऊपर गई थी। तो चाइनीज जो रेगुलेटरी चेंजेस हैं वो काफी शार्प चेंजेस हैं। इंडिया की रेगुलेटरी चेंजेस काफी स्मूथ होती हैं। तो वन रिस्क इज जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, सेकंड रिस्क फॉर इंडिया इज हाउ विल चाइना रिएक्ट टू इट्स स्लोडाउन। सर, अभी आप इन्वेस्टर्स को, जिनके भी पोर्टफोलियोज पे आप सलाह देते हो, उनको क्या एडवाइस कर रहे हो? क्या इस मार्केट के करेक्शन में खरीदारी करना शुरू करना चाहिए, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट्स जारी रखें, या फिर ये थोड़ी करेक्शन जो वो डीप हो सकती है? रजत सर, मेरी हमेशा एक एडवाइस के पहले एक विनती होती है, हाथ जोड़ के मैं हमेशा विनती करता हूं इन्वेस्टर से कि उम्मीदें सेम रखें। अगर आपकी रियल एस्टेट से कोई उम्मीद है, डेट से कोई उम्मीद है, गोल्ड से कोई उम्मीद है, तो इक्विटी से अलग किस्म की उम्मीदें लोगों की होती है। गोल्ड कोई इंसान जिंदगी भर के लिए खरीदता है। जब मैंने पूछा था गोल्ड कब बेचेंगे, एक निवेशक को पूछा था और मेरी मां को भी पूछा था,
कि आप गोल्ड कब बेचेंगी, बोलते इतने बुरे दिन थोड़ा ना आए हमारे कि गोल्ड बेचेंगे। हम्म। बट इक्विटी म्यूचुअल फंड मेरी माँ को खरीद के दिया था, वो कह रही है 7 महीने से देख तेरे इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे ही नहीं बने। तो मैंने कहा माँ जी, मेरी माँ है, उनको मैं समझाने के लिए दिक्कत होती है। तो पहली तो एक विनती है, 2025 में एक प्रण लेना चाहिए हर इन्वेस्टर को कि सब एसेट से एक ही किस्म की उम्मीद करें। अगर रियल एस्टेट 15 साल तक आप नहीं छूते तो इक्विटी को भी 15 साल दें। ये पहली उम्मीद होती है। नाउ कमिंग टू मोर कंटेम्प्रेरी 2025 में हम ये रेकमेंड कर रहे हैं कि एसेट एलोकेशन अगर आपका 50% से कम है इक्विटी में ओवरऑल बैलेंस शीट से, उसको 2025 में करेक्ट करें। पहला पहला सजेशन है। सेकंड, स्मॉल कैप से इतना ना घबराएं जितना नैरेटिव बनाया जा रहा है। स्मॉल कैप से इसीलिए ना घबराएं क्योंकि अगर 2,500 शेयर है एनएससी पे, उसमें से 2,000 शेयर को तो हमने माइक्रो कैप करार दिया गया है। लार्ज मिड और स्मॉल 500 में ही सीमित है। तो स्मॉल, अल्फाज स्मॉल है बट इतने स्मॉल भी ना है जो लोग सोचते हैं, क्योंकि अल्फाज स्मॉल है। टॉप 500 कंपनीज में ही पूरे तीनों खत्म हो जाते हैं, लार्ज मिड और स्मॉल। बाकी 100, 1,000, 800, 1,900। सो स्मॉल कैप से इतना घबरा के ना निकलें। 10, 15, 20% स्मॉल कैप में 2025 में भी रखें, अनिवार्य है मेरे हिसाब से। अच्छा, जब हम 2024 शुरुआत करने जा रहे थे ना, तब भी हमने यही सब बातों पे सोचा था कि किस तरीके से इक्विटी आउट परफॉर्म कर सकती है अलग अलग एसेट क्लासेस को। मैं फिर से वही चीज दोहरा रहा हूँ सर, अलग अलग एसेट क्लासेस को अगर आप कंपेयर करो तो गोल्ड ने इस साल 21% का रिटर्न दिया, सिल्वर ने 17% का रिटर्न दिया। निफ्टी पे सब कुछ उठापटक के बावजूद 8.8%, 9% का रिटर्न दिया है। तो ये डेट से इतना बेहतर क्या हुआ? सब कुछ देखा हमने, इक्विटी मार्केट पे हाहाकार होते देखा, एक्साइटमेंट देखी, यूफोरिया देखा, इलेक्शन के बाद का फेज भी देखा। इतना झेलने के बाद सिर्फ 8.8% का रिटर्न मिला है सर। तो क्यों ना डेट चुना जाए और क्यों इक्विटी मार्केट चुनी जाए? बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है रजत सर, बट एक बहुत इस पॉइंट पे मुझे एक चीज हाईलाइट करनी है, डिफरेंस इन एसेट क्लास। हम परफॉर्मेंस, जैसे आपने कहा ना, बिल्कुल सही फरमाया कि भाई 8.9% मिला तो मैं क्यों ना डेट में ही रह जाता, 7-8 तो वहीं मिल जाते, इतनी उठापटक क्यों देखी मैंने। बट एक चीज देखिए, इक्विटी गोल्ड में कितने गोल्ड हैं। गोल्ड 18 कैरेट का हो सकता है, 24 का हो सकता है, 22 का हो सकता है। इक्विटी में कितने इक्विटी हो सकते हैं? 2,300 तो स्टॉक्स हो गए, 632 तो म्यूचुअल फंड हो गए। सबका नामकरण एक ही है, इक्विटी। बट स्मॉल मिड कैप को देखें 25% की रिटर्न दी, स्मॉल कैप को देखें 23% की रिटर्न दी। उसमें फंड मैनेजर एक हैं जिन्होंने 44% की रिटर्न दी। एक गद्दे से फंड मैनेजर भी हैं, उसी साल में -12% की भी रिटर्न दी। तो ये एसेट की जो डिफरेंस है, लोग इसकी, ये थोड़ा प्रोफाउंड है, ये समझ नहीं पाते। गोल्ड सिर्फ एक ही आईएसआईएन है, 24 कैरेट का गोल्ड ही ट्रेड होता है। इक्विटी उसमें एक ही आईएसआईएन है, इसमें इतने आईएसआईएन हैं। तो निफ्टी तो एक बैरोमीटर है, एक इंडिकेटर है, राइट। और सेकंड पॉइंट, आप 2000 इस सेंचुरी को देख ले, 3 साल की होल्डिंग पीरियड में गोल्ड ने 9.3% की रिटर्न ही दी है एवरेज। एक साल अच्छा जा सकता है। ओके, आपकी इन्वेस्टिंग पीरियड होती है 35 साल, एक अडल्ट की इन्वेस्टिंग पीरियड होती है 40 साल, 35 साल। 24-25 में इंसान इन्वेस्ट करना चालू कर देता है, 65-60 तक तो इन्वेस्ट करता है। सो डोंट जज एन एसेट क्लास on the basis of 1 year, but you have to look at last 25 years, 50 years, next 25 years. So, and ये जो डिफरेंस है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। सिल्वर एक ही है, इक्विटी एक नहीं है। डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के 5 डेट हैं, 10 साल का पेपर है, 5 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का एक है, 1 साल का है, 3 महीने का है। तो कितने हुए? 6 डेट पेपर हो गए। पीएफ एक ही है, ईपीएफ एक ही है, किसान विकास प्रति का एक है। बट इक्विटी की जो वैरायटी है ना, तो निफ्टी इज नॉट जस्ट वन वन एसेट क्लास विच रिप्रेजेंट्स इक्विटी। सर, जब आपसे बात करता हूँ ना तो बहुत मजा आ जाता है। और सब ढूंढ भी रहे हैं कि कोई ऐसा ऐसा वेल्थ मैनेजर बन जाए, मिल जाए जो उनके पोर्टफोलियो को संभाल ले। अब मेरा सवाल यही था, जब मैं ये इंटरव्यू स्टार्ट करने वाला था ना, तो तभी पूछ लेना चाहिए था, ये जो वेल्थ मैनेजमेंट है, ये ना शब्द ऐसा है, ऐसा लगता है कि जिसके पास पैसा है उसी को मैनेज करेंगे। ये क्या आम आदमी के लिए भी होती है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज? रंजित सर, बिल्कुल होती है, बट एक चिकन एंड एग है। अच्छे पैसे बन जाते हैं तो अच्छी एडवाइस मिलती है, अच्छी एडवाइस मिलती है तो बहुत पैसे बना सकते हैं। तो ये चिकन एंड एग, अंडा पहले आई या मुर्गी, राइट। तो अच्छी एडवाइस के लिए बड़ा पैसे होने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आप जैसे चैनलों के माध्यम से काफी सारे एक्सपर्ट्स, मैं तो छोड़ ही दीजिए, मैं, मेरी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए बेसिकली इन्वेस्टर को, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को आप
निष्पक्ष एडवाइस अपने व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं। अब मैं जो क्लाइंट्स को मैनेज करता हूं उनके पास मिनिमम 10, 15, 20, 25 करोड़ की एवरेज होती है। लो। अब वही एडवाइस आप उसको कॉम्प्रिहेंसिवली 5,000 तक वाले निवेशक को भी पहुंचाएंगे, तब जाके वो 5,000 वाला 5 करोड़ पे कभी पहुंचेगा। तो यह जो आप सर्विस कर रहे हैं, इसीलिए हम भी ये सोचते हैं कि हम क्या वक्त बिताएं। आप जैसे जो चैनल्स हैं जिनकी काफी अच्छी रीच है, वही मुहिम चला रहे हैं, और आप दोनों। सर वो जो वेल्दी क्लाइंट्स है वो क्या अप्रोच रख रहे हैं? ऐसे में इंडिया में ऐसा लग रहा है कि प्रीमियम जो जो एसेट क्लासेस है ना, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये ऐसा हुआ ही क्यों? कितने लोग हैं जो प्रीमियम एसेट क्लासेस में पैसा लगा सकते हैं? आप तो मैनेज करते हैं इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियोज, तो उनकी क्या अप्रोच है सर? ये देखिए, HNI की एक बड़ी चाह होती है कि यार कुछ नवीन करूं, कुछ नया करूं। राइट, म्यूचुअल फंड काफी बोरिंग है, 1,000 रुपए वाला भी वही प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, मेरे पास 20 करोड़ है, मैं 1,000 वाले का यूज क्यों करूं प्लेटफॉर्म। एक थोड़ा सा जैसे कोई 5 स्टार होटल में जाता है तो ढाबे में नहीं जाना चाहता। राइट, ढाबे वाला अलग जरूर चाहता है कि मैं 5 स्टार होटल में जाऊं। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, हमेशा जो बड़ा आदमी करता है वो सही होता है, ये जरूरी नहीं है। और मुझे इस साल 2024 में सबसे ज्यादा खुशी तो ये लगी है कि HNI से अच्छा डिसिप्लिन रिटेल निवेशक ने ज्यादा दर्शाया है कोविड के बाद। कोविड का साल जो 2021 का साल था, जहां हम लॉकडाउन में बैठे थे, लार जब निफ्टी थी 10,700 की एवरेज लेवल, तो इंडिया के रिटेल ने भर के खरीदा और इंडिया के HNI ने भर भर के बेचा, जो सबसे गलत रणनीति थी। इंडिया का जो रिटेल निवेशक है वो HNI से स्मार्ट होता जा रहा है साल दर साल, ये हाईलाइट करना चाहूंगा। दैट्स पॉइंट वन। अब HNI नवीन चीज अच्छी कौन सी खरीद रहा है? मेरे हिसाब से जो AIFs हैं उसमें काफी दो चार AIFs कैटेगरीज हैं बहुत अच्छे हैं, और उसको सेबी ने बहुत अच्छी तरह से रिटेल निवेशक या मैस एफ्लुएंट को लाने की मुहिम चलाई है। उसको कह रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड, SIS। लॉन्च हो जाएगा 2025 में। उसकी मिनिमम टिकट साइज 10 लाख रुपए की है और AIF की 1 करोड़ की है। तो सेबी भी ये चाहती है कि जो फ्लेवर है HNI की इन्वेस्टिंग का, वो शायद 5,000 पे ना मिल पाए, एटलीस्ट 10 लाख तक तो आए। 1 करोड़ से कम होगा तो 2025 में काफी लोग वो अच्छे फंड मैनेजमेंट टीम्स का फायदा उठा पाएंगे यूजिंग SIF। लेकिन अभी 2025 में आपको एज ए थीम क्या बेहतर लगता है? स्टॉक मार्केट में पैसा कहाँ बनेगा? म्यूचुअल फंड्स नहीं, सेक्टोरल सेक्टोरल कौन सी बेट्स आपकी टॉप प्रायोरिटी पे? रजत सर, इजी टू रिमेम्बर मैं बता देता हूँ, ABC है फॉर्चुनेटली, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये तीन जो सेक्टर्स हैं, पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर इतने अच्छे नहीं है, जाहिर सी बात है। जो नीचे होता है वही ऊपर जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो ABC इज द थीम व्हिच अ पर्सन कैन कैच फॉर 2025। उम्मीद इतनी ज्यादा भी नहीं है, बट निफ्टी को 4-5% से बीट ये सेक्टर्स कर सकते हैं। और ऐसे अगर मैं आपसे म्यूचुअल फंड्स में पूछूं, तो ये थीमेटिक फंड्स का बोलबाला रहा 2024 में। क्या आपको लगता है थीमेटिक फंड्स विल आउट परफॉर्म इन 2025, या फिर थोड़ी और डाइवर्सिफाइड अप्रोच अपनानी चाहिए निवेशकों को? निवेशकों को अगर वो पहला फंड खरीदेंगे, और श्री गणेश वो 2025 से कर रहे हैं, तो मल्टी कैप से करें। राइट, उसमें सब चीजों का फ्लेवर मिलता ही मिलता है। फंड मैनेजर ना चाह के भी 25% स्मॉल कैप में डालना पड़ेगा, 25 मिड कैप में डालना पड़ेगा, 25-50 लार्ज कैप में डालेंगे। तो इफ यू आर स्टार्टिंग, स्टार्ट विथ मल्टी कैप। वैसे किस्म के इन्वेस्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये एडवाइस रहेगी। जो दूसरे किस्म के इन्वेस्टर हैं जिनकी 5 साल से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम हो, वो कुछ और तड़का चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो SBI इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद सकते हैं। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर एक डाइवर्सिफाइड थीम है, बट वो जरूर खरीद सकते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टिंग पीरियड्स 5 इयर्स से कम है और आपने कोविड का भी उतार चढ़ाव ना देखा हो, तो स्टिक टू कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड कैटेगरीज, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। ये तीन अलग किस्म के इन्वेस्टर्स के लिए तीन इन अलग किस्म की राय मेरे हिसाब से होनी चाहिए। थोड़ा सा क्वांटिफाई भी कर दीजिए। देखिए, जब हम वही बात हो रही है, अभी एक और गेस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे थे, उनसे मैंने ये पूछा था, अगर आज से कोई 5-6 साल या 10 साल पहले में बात करता ना, तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता कि 1 करोड़ का कॉपस कमाने के लिए कितना पैसा निवेश करना चाहिए। आजकल वो राशि कुछ लगती नहीं खर्चों को देख के। तो अगर किसी को एजुकेशन के लिए प्लान करना हो, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, कितना पैसा चाहिए होगा सर अगले 10 साल में, और उसकी प्लानिंग म्यूचुअल फंड्स के जरिए कैसे की जा सकती है?
करेक्ट। अगर आपको समझो, अब बच्चा अभी पैदा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन की एजुकेशन की तैयारी करनी है और 20 साल का टाइम फ्रेम मानता हूं मैं। ऑफ कोर्स द मैथ मुझे जहन में है, इसीलिए मैं 20 साल देख रहा हूँ। 20 साल में अगर आपको 1 करोड़ पे पहुंचना है तो 4,000 रुपए पर मंथ अगर आप निवेश करेंगे तो 20 सालों में उनकी एजुकेशन का काम हो जाएगा। अगर आप स्टेप अप कर सकते हैं कि भाई आज 4,000 नहीं है मेरे पास, बट हर साल मैं 10% अपनी जो सेविंग्स है उसको बढ़ा सकता हूं, तो आप टोटल 2,000 से भी चालू कर सकते हैं, बट अगले साल 2,200 करने पड़ेंगे, उसके बाद 2,440, ऐसे 10-10% से बढ़ाता हुआ जाना है। तो ये आप 20 साल में देख लें। अगर आपके पास रिटायरमेंट की हो, 30 साल की अवधि हो, तो आपका यही काम 2,000 में हो जाएगा विदाउट स्टेप अप। तो ये आंकड़े जहन में थे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 4,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट स्टेप अप। विद स्टेप अप ऑफ 10% 2,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा ना सीनियर सिटीजन्स की ओर भी आते हैं, क्योंकि उनकी ज्यादातर जो कमाई होती है, चाहे उसको पेंशन इनकम भी बोल लो या फिर उन्होंने कॉर्पस जो है वो बैंक एफडीज में पार्क कर रखा होता है, और अभी इंटरेस्ट रेट्स घटने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है 2025 के लिए। तो सर, डेट पोर्टफोलियोज को कैसे हैंडल करना चाहिए, और क्या म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई तरीका है जो बैंक्स एफडी के मुकाबले ज्यादा रिटर्न दे जाए इन फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो? रजत सर, ये जो सीनियर सिटीजन हैं जो ब्याज दरों पे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं आज रिटायरमेंट के बाद अपनी रिटायरमेंट कॉर्पस, उनके लिए एक छोटी सी खुशखबरी है कि जो ब्याज दरें घटेगी भी इंडिया में, तो आपकी एफडी की रेट्स घटेंगी नहीं लंबी अवधि की, 5 साल की। ऐसा क्यों? जब ब्याज दरें बढ़ी थी तो आपकी एफडी रेट बढ़ी नहीं है। देखिए, रेपो रेट 2024 2020 में कोविड के बाद 4.5 का था। तब भी 10 साल की जो गवर्नमेंट पेपर थी तब भी वो 6.5 की थी। आज भी वो 6.8 की है। रेपो रेट 6.5 4 से बढ़ बढ़ा के 6.5 पे आ गया, बट एफडी की रेट्स 5 साल की वही 6.5 पहले भी थी, आज भी 7 पे अटकी हुई है। जब ब्याज दरें ऊपर गई तो लॉटरी नहीं लगी, तो नीचे जाएंगी तो मेरा नुकसान क्यों होगा? ये जो नैरेटिव बनाया गया कि ब्याज दरें घटेगी, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में जाएं, बहुत पैसे बनेंगे, जब नुकसान नहीं हुआ तो पैसे बनने की उम्मीद कैसे है? ये पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ कि भाई ब्याज दरें इतनी बढ़ा दी आरबीआई ने, बट बॉन्ड पोर्टफोलियोज में नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी नहीं हुआ है। तो जब ब्याज दरें वापस रेस्टोर होंगी तो फायदा नहीं होगा। तो एफडी से आप म्यूचुअल फंड में छलांग लगा के ना आए। पहले टैक्स की बेनिफिट होती थी, वो भी चली गई। तो आप आराम से अपनी एफडी को तुड़वाए ना और एंजॉय करें। और ऐसा नहीं होगा कि आरबीआई ने 50%, 50 पैसे से इंटरेस्ट रेट घटा दिया, आपकी एफडी रेट्स घटने की उम्मीद कम है। 1 साल की अवधि बढ़ानी पड़ेगी जरूर आपको टू रेस्टोर योर इंटरेस्ट रेट्स। मैं हर उम्र वर्ग वालों के लिए कुछ ना कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप एज अ वेल्थ प्लानर हमारे साथ इस समय मौजूद हो। तो सर, अभी तो यंगस्टर्स के लिए बता दो कि अभी ना बहुत फास्ट ट्रैक पे चल पड़े हैं वो, और आजकल सोशल प्लेटफॉर्म से बम्बारमेंट भी इस तरीके से ही हो रही है कि फटाफट से पैसा बन सकता है, डेरिवेटिव्स में बन सकता है, और एआई के माध्यम से भी बन सकता है स्टॉक्स ढूंढ ढूंढ के। और तो बहुत सारे टूल्स बताए जा रहे हैं जहां पर पैसा तेजी से बन जाएगा। कितना खतरनाक है सर ये, और उनको वेल्थ प्लानिंग इस उम्र में कैसे स्टार्ट कर देनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से एक मैंने सर्वे किया था, काफी सारे रिटेल इवेंट्स पे गया था मैं। तो वहां मैंने एक सर्वे किया और मैंने पूछा कि कितने लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी। तो 100 लोगों ने अगर समझो कि हाथ उठाए और बोला कि हाँ मैं म्यूचुअल फंड करता हूं, उन 100 में से कितने लोग डेरिवेटिव में करते हैं? 72 लोग, 72 लोग। वही लोग डेरिवेटिव भी कर रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हमें दूर से बैठ के लगता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अलग है, डेरिवेटिव इन्वेस्टर अलग आदमी। 72% इंटरसेक्शन देखने को मिली मुझे ये 4 सर्वे करने के बाद। माना कि एक छोटा सा सर्वे, पूरे देश में अगर आप सर्वे करो तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छी खुशखबरी ये है कि जो यंग लोग है ना, ये दोनों ही अपनी प्यास मिटाना चाहते हैं। डिसिप्लिन की भी प्यास मिटा रहे हैं और एक्साइटमेंट की भी प्यास मिटा रहे हैं, और वही के वही 60-70% इंटरसेक्ट हो रहा है। सो दैट इज गुड न्यूज। उस सर्वे के बाद मुझे थोड़ी सांत्वना मिली। रहा सवाल दूसरा, आप बेशक करें, डेरिवेटिव करें, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, पैसे भी लगा रहे हैं लगाएं। कोई भी बच्चे को मना करो तो वो इलेक्ट्रिक सॉकेट में फिंगर तो डालता ही डालता है। तो आप करें, बट एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने 10% हिस्से से ज्यादा ना करें। ये फिर भी कोई बच्चा या यंगस्टर इंप्लीमेंट कर पाएगा, वरना मैं बोलूंगा ना ही करो तो मानेगा ही नहीं। 10% तक कर लो, 90% की डिसिप्लिन, 10% का एड्रिनल। रोलर कोस्टर में इंसान बैठना चाहता है तो बिठाओ उसको, बट रोज रोज ना बैठे। बस यही उम्मीद है।
आखिरी सवाल, बजट से क्या उम्मीद लेकर चल रहे हैं सर? इस बार वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलने वाला है जो एकदम से बाजार को भी खुश कर दे और इन्वेस्टर्स को भी बहुत खुश कर दे? मुझे खुश कर दे की उम्मीद नहीं है, बट अगर मैं लास्ट मेडन बजट ऑफ द थर्ड मोदी गवर्नमेंट देखूं तो उन्होंने एक सरप्राइज जरूर, एक चीज निर्मला मैडम ने बोली थी कि मैंने उन्होंने इतने टैक्स बदल दिए लास्ट बजट में, वो भी इंटरिम बजट था, मतलब वो फुल बजट भी नहीं था। और उन्होंने ये भी बोला कि 2025 के बजट में मैं वापस पूरी तरह से वापस जीरो बेस्ड डायरेक्ट टैक्स कोड देखूंगी। तो मैंने कहा इतने बदलाव कर ही दिए थे तो वापस 6 महीने में 8 महीने में वापस बदलाव करने की उन्होंने क्यों मेंशन की? तो इसीलिए आई एम वेरी क्यूरियस टू नो आफ्टर सच मैसिव चेंजेस इज शी गोइंग टू ब्रिंग अनदर मैसिव चेंज ऑन द February 1st। राइट, फिरोज जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिस्तक को अपना समय देने के लिए। एक बार फिर से बिस्तक की पूरी टीम की ओर से, मेरी ओर से आपको हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल सर।